हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर किसी भी गति पर हिंदी या इंग्लिश में डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल में आप देख सकते हैं 160 और 180 शब्द 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन रहते हैं। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद के लिए तैयारी करने वाले छात्रों के लिए डिक्टेशन है, जिसको हमने आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका 5, 6, 7 और 8 अंक 1 से लिया है। सभी करने के लिए तैयार रहें। हमारी वेबसाइट पर जाकर इसका आप लिप्यांतरण भी करने के पश्चात अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तैयार रहें, रेडी। महोदय, भारतवर्ष में जनसंख्या के विस्फोट बरसाती वनस्पतियों के विस्तार की भांति हो रहा है। फलस्वरूप नागरिकों को रहने के लिए धरती की कमी अनुभव होने लगी है। देहातों में रहने वाले अधिकांश लोग अपनी आजीविका उपार्जन के साधनों एवं प्रौद्योगिकी का लाभ न मिल पाने के कारण शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। दूसरी ओर शहरों की बढ़ती आबादी वहां के निवासियों के लिए विभिन्न संकट उत्पन्न करती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का अभी तक महत्व ठीक तरह से नहीं समझा जा रहा है। एक सभ्य समुदाय में विज्ञान व प्रौद्योगिकी को ग्राम ग्राम तक पहुंचाने की क्षमता होना अनिवार्य है। चूँकि समूची सभ्यता का विकास विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर निर्भर है, विज्ञान प्रकृति के अविज्ञात रहस्यों का अनुसंधान करने और प्रगति के साधन जुटाने में लगे हैं। प्रौद्योगिकी ही वैज्ञानिक प्रणाली की वह स्थिति है जो आगे बढ़ने और महानता को उजागर करने का मार्ग सुझाती है। दिनचर्या को नियोजित कर सुखमय जीवन व्यतीत करने की कला सिखाती है। वह सर्वोपरि कलाकृति सभी जनमानस को उपलब्ध होनी चाहिए। विज्ञान व प्रौद्योगिकी को गांव-गांव तक पहुंचाने और प्रत्येक जनमानस को लाभान्वित करने में असाधारण पराक्रम की आवश्यकता नहीं है और न ही यह असंभव कार्य है। ग्रामीण जनता को उसकी भाषा में प्रौद्योगिकी की जानकारी कराने से जहां तक एक ओर प्रौद्योगिकी की लोकप्रियता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर जनमानस का जीवन स्तर उन्नत होगा। आवश्यकता बस इस बात की है कि प्रत्येक प्रतिभा को नियोजित किया जा सके। विज्ञान की प्रगति तो चंद्रमा व शुक्र ग्रह को छूने लगी है, किंतु ग्रामों में उसकी जानकारी शून्य के बराबर है। प्रौद्योगिकी को ग्राह्य बनाने व गांव-गांव तक पहुंचाने में हिंदी भाषा का एक विशेष योगदान संभव है। लगभग 50% भारतीय किसी न किसी रूप में हिंदी से जुड़े हैं। अपनी सभ्यता, अपनी सामर्थ्य और कार्य की विशालता का मध्यमवर्ती संतुलन जितने अच्छे ढंग से हिंदी भाषा में बैठ सकता है, उतना शायद और किसी भाषा में नहीं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के हर विषय को हिंदी में अनेक तर्कों, तथ्यों, प्रमाणों और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करने की क्षमता है। आज इंजीनियरिंग व उच्च शिक्षा राष्ट्रभाषा हिंदी में दी जाने लगी है, ताकि विद्यार्थियों का मानसिक विकास समुचित सुगमता से हो सके और वह विज्ञान व प्रौद्योगिकी का अनुकरण कर सकें। महोदय, स्वास्थ्य मनुष्य की प्रबल संपदा है। दुर्भाग्यपूर्ण ही कहना चाहिए कि गांव में इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ स्वस्थ जीवन जीने की सार्थकता का पालन करने की कला सिखाई जानी चाहिए, जिससे बीमारियों के पनपने व अकाल मृत्यु की संभावना से बचा जा सके। स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु व्यायाम, खेलकूद व मनोरंजन की जानकारी देना अनिवार्य है। आधुनिक समय में प्रदूषण, नशेबाजी, व्यभिचारी आदि की समस्याएं विभिन्न बीमारियों को जन्म दे रही हैं। बाल विवाह व बहुप्रजनन नारियों के लिए प्राणघातक हो रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षक प्रवृत्तियों के संवर्धन व उन्नत प्रौद्योगिकी के समावेश से बीमारियों से आत्मरक्षा भी संभव है। ग्रामों की बढ़ती हुई जनसंख्या व घरों में प्रायः शौचालय न होने के कारण गंदगी से भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी से सुलभ शौचालय का प्रयोग कर स्वच्छता प्रदान कराई जा सकती है और बीमारियों से भी बचा जा सकता है। पशुपालन के लिए चारागाह लगभग समाप्त होते जा रहे हैं। सूखा चारा पशुओं की क्षमता को घटाता है। पशुओं को उचित आहार, उनको होने वाली बीमारियों एवं उनके उपचारों की जानकारी देना अत्यावश्यक है। पशुओं से श्रम, दूध इत्यादि उपलब्ध होने से व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है। यह उत्पादन से किस प्रकार कम मूल्यवान नहीं है। इसी प्रकार मुर्गी पालन, मछली पालन की उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग भी भरपूर किया
जा सकता है। उन्नत प्रौद्योगिकी से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का ज्ञान, उचित फसल का चयन, उचित किस्म के बीज की उपलब्धि, पौधों में लगने वाली बीमारियों से बचाव कर उन्नत फसल और उचित मूल्य उपलब्ध होते हैं। ईंधन की समस्या दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत शीघ्रता से क्षय होते जा रहे हैं और पर्यावरण की जटिल समस्या बढ़ती जा रही है। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा खाना पकाने, रोशनी करने, सिंचाई, खेतीबाड़ी, यातायात व लघु उद्योगों के लिए प्रयुक्त होती है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की खोज एवं उसका अनुरूप उद्योग का विकास आधुनिक समय की मांग है। गांवों के लिए गोबर गैस प्लांट संयंत्र आधुनिक प्रौद्योगिकी की देन है। जापान में मनुष्य के मल को सड़ाकर खेती में खाद की तरह प्रयोग में लाया जाता है, उसे सोना खाद कहते हैं। इसके दो लाभ होते हैं, एक तो पशुओं के गोबर की कमी पूरी हो जाती है और दूसरे पैदावार भी अधिक मिलती है। महोदय, हर युग का एक मुख्य स्वर होता है। आधुनिक युग में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का मुख्य स्वर सबसे मुखर है। आज जिस वैज्ञानिक युग में हम रह रहे हैं, 17वीं शताब्दी के बाद उसके निर्माण में सबसे अधिक योगदान यूरोपीय देशों का है। यह बात अलग है कि इससे पहले भारत, चीन और अरब आदि एशियाई देशों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की थीं और यूरोप के देश इन उपलब्धियों से लगातार लाभ उठाते रहे। उल्लेखनीय है कि जब एशियाई देशों ने वैज्ञानिक प्रगति की थी तो विज्ञान व्यवसाय नहीं था, वरन उसे ज्ञान की ही एक धारा माना जाता था। लेकिन आधुनिक युग में विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और कोई भी देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी न केवल शासन की भाषा थी, बल्कि ज्ञान विज्ञान की व शिक्षित व संपन्न समाज की भी भाषा थी। लेकिन यही वह समय था जब अनेक संतों, सुधारकों, मनीषियों और नेताओं ने अपने विचारों के प्रचार व प्रसार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। अपनी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने ऐसी भाषा को अपनी विचारधारा, भावधारा के प्रचार का साधन बनाया जो सारे देश में बोली और समझी जाती थी। उल्लेखनीय है कि हिंदी को देश के संपन्न भाषा और ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में अपनाने का समर्थन करने वालों में अधिकांश अहिंदी भाषी थे। स्वतंत्रता संग्राम की इसी पृष्ठभूमि से भारत के स्वतंत्र होते ही भाषा के प्रश्न पर नए सिरे से विचार हुआ और हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ के साथ संविधान में देश की 15 भाषाओं को शामिल किया और हिंदी को केंद्र की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इससे स्पष्ट है कि देश का शासन देश की भाषाओं में ही चलाए जाने के संबंध में नीति निर्धारित कर दी गई। भारत एक विशाल देश है जहां अनेक भाषाएं और बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों के लोग वहां सदा से मिलजुल कर रहते आए हैं और सदियों से हमारी यह मिलीजुली संस्कृति इस देश को एक सूत्र में बांधे हुए है। इसी एकता को मजबूत करने के लिए और इस महान संस्कृति की विरासत को बनाए रखने के लिए ही संविधान में सभी भारतीय भाषाओं के विकास पर जोर दिया गया है। महोदय, शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसे ध्यान में रखकर शिक्षा के बारे में तैयारी की गई। हमारी राष्ट्रीय नीति में भी यह माना गया है कि सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होंगी और प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। हमारे देश की सभी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं, किंतु हिंदी को संविधान केंद्र की राजभाषा का स्थान दिया गया है। इसका कारण यह है कि यह भाषा इन सभी भाषाओं में प्राचीन एवं समृद्ध है, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह देश के अधिकांश हिस्सों में बोली और समझी जाती है। हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में इसे बोलने और समझने वाले लोग मिलते हैं। यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली भाषा है और इसी रूप में इसका विकास करना आवश्यक है। इस समय दुनिया के 30 देशों के 108 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई का भी प्रबंध है और भारत के 63 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा की परिभाषा और परीक्षा का माध्यम बना दिया गया है। जैसा कि आरंभ में ही कहा गया, विज्ञान के क्षेत्र में संसार के सभी देश बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे देश भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दौड़ में पीछे न रह जाए। आज के वैज्ञानिक
युग में प्रतिदिन नए नए आविष्कार और नई नई खोजें हो रही हैं। इसकी जानकारी का साधन मुख्य रूप से हमारा वैज्ञानिक साहित्य ही है। आज उनका स्तर ऊंचा उठाना और उसे जनमानस तक पहुंचाना जनमानस की पहुंच के भीतर लाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आम आदमी को यह साहित्य उपलब्ध हो सके। जहां तक हमारे देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों में हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में हमारे पास दो मॉडल हैं। एक जर्मन मॉडल है जिसके अंतर्गत तकनीकी शब्दावली तक उनकी अपनी भाषा है, और दूसरा जापान, जहां चिंतन और अभिव्यक्ति की भाषा जापानी है और तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी। हमें अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शिक्षण हिंदी में देने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य हिंदी में उपलब्ध कराना होगा। यह काम अनेक संस्थाएं कर रही हैं, जैसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर आकर जिन्होंने प्लान लिया हुआ है कर सकते हैं, या जो प्लान विचार कर रहे हैं, जिनको लगता है कि सही है डिक्टेशन, तो वो भी विचार करके यूज़ कर सकते हैं। अगर